नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। कांग्रेस की चिंतन बैठक हुई, पार्टी की दशा दिशा पर मंथन हुआ, मगर निष्कर्ष के नाम पर हाथ का पंजा बंद मुट्ठी बन गया। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर पार्टी की दशा दिशा तय करने जैसे सभी सवाल अनुत्तरित ही रह गए। शायद कांग्रेस के गांधी परिवार को इन सवालों के जवाब ढूंढने भी नहीं है, क्योंकि बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी की प्राथमिकता कांग्रेस को अपने पंजे में रखना है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार होना। और ये बात कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही कह रहे हैं। कांग्रेस के दामन छोड़कर अब समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा जा रहे कपिल सिब्बल ने ही कहा था कि घर की नहीं, सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। आखिर क्यों एक एक कर कांग्रेस के अपने ही उससे दूर जा रहे हैं, इस पर करेंगे आज विशेष चर्चा। बात होगी कुछ और अहम खबरों की भी, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। अलग अलग मामलों में सजा और जुर्माना भी। आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से पैसा लेने और पत्थरबाजी समेत कई अन्य गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल करने के दोषी। चिंतन शिविर के बाद भी कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। हार्दिक और जाखड़ के बाद कपिल सिब्बल ने छोड़ा हाथ का साथ। समाजवादी पार्टी के समर्थन से यूपी से भरा राज्यसभा के लिए नामांकन। अखिलेश यादव ने कहा सदन में रखेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष। एनडीए सरकार की 8वीं वर्षगांठ समारोह के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पर हुई अहम बैठक। केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर होंगे कार्यक्रम। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार उठा रही है कदम। गेहूं के बाद अब चीनी निर्यात को भी किया गया सीमित। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि सेस भी हटाया। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चेन्नई और हैदराबाद का दौरा। चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 11 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरा होने पर आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने के लिए दाखिल याचिका पर 30 मई को होगी सुनवाई। सर्वे मामले में गुरुवार को अदालत में दोनों पक्ष कमीशन की रिपोर्ट पर कर सकेंगे आपत्ति दाखिल। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी का खूनी खेल। एक स्कूल में घुसकर 19 छात्रों सहित 21 लोगों की हत्या की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया शोक। 4 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। बंदूक लॉबी पर जताई चिंता, कहा अब कुछ करना ही पड़ेगा। युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद चेसिबल मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। प्रज्ञानानंद ने सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी को दी मात। और अब खबरें विस्तार से। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मलिक पर एक मामले में 10 लाख और कुल करीब 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली की एनआईए की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। यासीन ने इसी महीने अदालत को बताया था कि वो अपने खिलाफ लगाए गए आतंकी अधिनियम, आतंकी फंडिंग, आतंकी हरकतें, देशद्रोह, धोखाधड़ी मामलों का सामना अब नहीं करेगा। आतंक निरोधी कानून यूएपीए की कई धाराओं के तहत दोषी करार दिए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिल गई है। दिल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई।
अलग अलग मामलों में 10 साल की सजा सुनाई है, तो साथ ही उस पर कई मामलों में अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अदालत ने यासिन मलिक को आतंकियों को धन मुहैया कराने के एक मामले में दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा पर सुनवाई शुरू हुई। एनआईए ने यासिन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की, जबकि एमिकस क्यूरी ने न्यूनतम सजा की मांग की। एनआईए की तरफ से यह दलील दी गई कि 121 आईपीसी के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, जो कि इस केस में मृत्युदंड है, उसको दिया जाए यासिन मलिक को। मैं कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी, मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इस केस में लाइफ दिया जाए, जो कि इस केस में सेक्शन 121 के अंदर मिनिमम था। और दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने फाइनली एक अपना ऑर्डर पास किया सेंटेंस के ऊपर, जिसमें इनको धारा 121 आईपीसी और 17 यूएपीए के अंदर इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मलिक और अन्य लोगों के खिलाफ इस वर्ष मार्च में गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किए थे। एनआईए कोर्ट ने मलिक को यूपीए कानून की धारा 17, 18, 20 और आईपीसी की धारा 120B, 121 और 121A के अंतर्गत दोषी करार दिया था। यासिन मलिक ने एनआईए के आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों पर अपना कोई भी बचाव नहीं किया। यासिन मलिक पर आरोप है कि उसने आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से पैसा लिया और पत्थरबाजी के साथ ही कई और गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया। एनआईए के मुताबिक मलिक ने कश्मीर में अलगाववादियों को फंडिंग के लिए पाकिस्तान से पैसा लिया। इस मामले में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन को एनआईए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। मलिक पर आतंकी फंडिंग के साथ साथ करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति बनाने और एक विस्थापित कश्मीरी पंडित की जमीन पर कब्जे के भी आरोप हैं। अदालत ने टिप्पणी की थी कि मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के लिए दुनिया भर में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया था। अदालत के फैसले पर जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों ने संतोष जताया है। कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो या जम्मू के लोग हों, इस आतंकवाद की आग में घर के घर बर्बाद हुए हैं। इनके पापों की, इनके गुनाहों की सजा कानून तो इनको दे रहा है, इनको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। पता नहीं, इतने में भी कईयों को बड़ी राहत मिली होगी, लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ, मैं तो अभी तक शांति में नहीं हूँ। मेरा सीज फायर नहीं हुआ। मैंने प्लेज करा था, आई फाइट टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ माइन। अपने केस में वही मौत की सजा, मौत। अदालत के फैसले से साफ है कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों और उनके लिए काम करने वालों का समान लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए अलगाववादी और आतंकवादी तमाम हथकंडे अपनाते हैं और इस काम के लिए उन्हें पाकिस्तान से लगातार फंडिंग मुहैया कराई जा रही है। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के अंदरूनी हालात भी इस हद तक बद से बदतर होते दिख रहे हैं कि बात अब कुछ और ही आगे बढ़ गई है। मजे की बात यह भी है कि खुद कांग्रेस में घर की या सबकी पार्टी की बहस चल रही है और पार्टी के युवराज कहें या महाराज यानी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की लोकतांत्रिक निष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं। इसी बीच कांग्रेस के सबसे प्रखर वकील कपिल सिब्बल, जिन्होंने पार्टी और परिवार के मुकदमे कोर्ट से लेकर संसद और सड़क तक लड़े, वो हाथ छुड़ाकर साइकिल के साथ हो लिए हैं। सिब्बल अकेले ऐसे नेता नहीं है। इससे पहले सुनील जाखड़, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और हार्दिक पटेल जैसे कमोबेश युवा नेता जहां पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं गुलाम नबी आजाद समेत तमाम खाटी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो लोकतंत्र पर और परिवारवाद पर खुलकर प्रहार करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस का प्रथम परिवार अपनी बिखरती रियासत को बचाने से आगे जैसे देख ही नहीं पा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चिंतन शिविर के जरिए खुद को उबारने में जुटी कांग्रेस की चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो इस हफ्ते नया नाम सामने आया, दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का।
मनमोहन सिंह की सरकार में 10 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार कपिल सिब्बल ने गुरुवार को लखनऊ में अपनी पार्टी के साथ ही मीडिया को चौंका दिया। यूपी से हो रहे राज्यसभा चुनावों के लिए कपिल सिब्बल ने लखनऊ से नामांकन भर दिया। सिब्बल ने विधानसभा स्थित पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि उन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि उन्हें सपा का समर्थन हासिल है। नामांकन करने के बाद कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के नेता नहीं हैं। उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। हालांकि सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ली, लेकिन अखिलेश की बातों से साफ था कि वो देर सबेर पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं आज, मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। सिब्बल पार्टी के G23 के समूह के नेता रहे हैं। G23 के नेताओं को पार्टी के असंतुष्टों का समूह माना जाता है और वो लगातार आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में चिंतन शिविर के बाद इस ग्रुप के कुछ सदस्यों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन लगता है ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि पार्टी सिब्बल के जाने को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। कपिल सिब्बल जी से ये उम्मीद या आशा नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय से वो कांग्रेस में रहे और विभिन्न पदों पर रहे और कांग्रेस से ने भी उनको पूरी तरह से सम्मान और प्रतिष्ठा दी थी। लेकिन इस तरह से वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए, ये ऐसी उम्मीद हम लोग उनसे नहीं थी। कांग्रेस भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन कांग्रेस का संकट गहराता जा रहा है। पिछले हफ्ते पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे पहले पिछले बुधवार को गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वे कांग्रेस के एक युवा चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा था कि कांग्रेस में युवाओं का सम्मान नहीं है। ये पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। कांग्रेस में मचे इस भगदौड़ पर बीजेपी ने चुटकी ली है। राजस्थान में कुछ दिन के पहले चिंतन बैठक हुए ना, चिंतन बैठक का रिजल्ट बाहर आ रहा है। हर प्रदेश में वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहा है। नीतियों के बदलाव नहीं आया, कांग्रेस में आ नहीं सकता। इसके वजह से बाकी लोग शेल्टर कहाँ मिलेगा वहां जाकर के राजनीति करता है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए चिंतन शिविर किया, जिसमें तमाम फैसले लिए गए, लेकिन पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई बात नहीं की गई। पार्टी में कुछ टास्क फोर्स भी बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें भी सलाह देने का अधिकार है, फैसले का नहीं। हालांकि असंतुष्ट समूह सर्वसम्मति से फैसला करने पर जोर दे रहा है। कांग्रेस भले ही संगठन की मजबूती के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन जिस तरह से हाल के सालों में पार्टी को लगातार हार मिल रही है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पर हो रही बैठक खत्म हो गई है। दूसरे सत्र में केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी, संजीव बालियान, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की। पहले सत्र में उन बीजेपी पदाधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों से संवाद हुआ जो बूथ स्तर के कार्य से जुड़े हुए हैं और पार्टी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी बैठक में तय हो रही है। पार्टी पिछले 8 सालों की राजनीतिक सफलता को लोगों के सामने लेकर आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31,400 करोड़ रुपए से अधिक की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए कल 26 मई को चेन्नई पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री 2900 करोड़ रुपए से अधिक की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। गुरुवार दोपहर प्रधानमंत्री सबसे पहले हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई और हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गुरुवार दोपहर प्रधानमंत्री सबसे पहले हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे और 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। ISB का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दिसंबर 2001 को किया था। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। एक तो हमारे लिए ये 20वां साल है हमारे स्कूल का, और हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। हम बहुत बहुत खुश हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। गुरुवार शाम पीएम मोदी चेन्नई पहुंचेंगे, जहां वो 31,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इस क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं, उसमें प्रमुख है बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 4 लेन का एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई 262 किलोमीटर है, जिसकी कुल लागत 14,872 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेस वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा और बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की यात्रा के समय को 2 से 3 घंटे तक कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही पीएम चेन्नई पोर्ट से मदुवायल के बीच एलिवेटेड 4 लेन की सड़क की आधारशिला भी रखने वाले हैं, जिसकी कुल लागत 5,852 करोड़ रुपए है। ये सड़क मालवाहक वाहनों को 24 घंटे चेन्नई बंदरगाह पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का चेन्नई में आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 1,428 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ओसूर से धर्मपुरी तक 4 लेन हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 844 का निर्माण भी होगा, जिसकी लागत 3,871 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 2x4 लेन मीन सूटी टू चिदम्बरम के बीच NH 277 का निर्माण भी होना है, जिसकी लागत 724 करोड़ रुपए है। चेन्नई में प्रधानमंत्री 2,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रेलवे की परियोजनाओं की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 5 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण होना है। इनमें चेन्नई एगमोर, रामेश्वरम, मदुरई, कटपड़ी और कन्याकुमारी शामिल है। इसका कुल बजट 1,803 करोड़ रुपए है। जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, उनमें ताबरम चेंगलपट्टू के बीच 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन शामिल है, जिसकी कुल लागत 598 करोड़ रुपए है। मदुरई से तेनी के बीच 75 किलोमीटर लंबी बड़ी लाइन बिछाई गई है, जिसकी लागत कुल 506 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय के पीएम आवास शहरी योजना के तहत 1,152 घर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे, जिसकी लागत 116 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 115 किलोमीटर लंबी एन्नूर से चिंगुलीपट के बीच पाइपलाइन कमीशन की जाएगी, जिसकी लागत 849 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 271 किलोमीटर लंबी त्रिवल्लूर से बेंगलुरु के बीच पाइपलाइन कमीशन की जाएगी, जिसकी लागत 911 करोड़ है। पीएम मोदी के दौरे से तमिलनाडु बीजेपी खासी उत्साहित है। चेन्नई पहुंचने के बाद पीएम मोदी हेलीपैड से नेहरू इंडोर स्टेडियम तक पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के चेन्नई दौरे से जहां तमिलनाडु में विकास की रफ्तार तेज होगी, राज्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का नया संचार भी होगा।
ज्ञानवापी मामले पर विश्व सनातन संघ ने मंगलवार को एक याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की थी। अर्जी में ये मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाकर परिसर को हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए सौंपा जाए। याचिका में भगवान विश्वेश्वर की हर दिन पूजा अर्चना करने की मांग भी की गई थी। बुधवार को सुनवाई के पहले ही जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में ट्रांसफर कर दिया, जिस पर अगली सुनवाई अब 30 मई को होगी। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने के लिए दाखिल याचिका पर 30 मई को सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के बाद इसे सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। गौरतलब है कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से जुड़ी याचिका मंगलवार को दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाए। वहीं ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए सौंप देने के लिए अदालत आदेश दे। साथ ही तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ कराई जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही होगा। हमें जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष चाहिए। हमें पूजा पाठ करने का जल्दी से जल्दी अधिकार मिले। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में आदेश दिया था। गुरुवार अदालत में दोनों पक्ष कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। वहीं वादी पक्ष को सर्वे की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई। मुस्लिम पक्ष 1991 के कानून का हवाला देकर इस पर आपत्ति दाखिल कर चुका है। न्यायालय दोनों पक्षों की आपत्ति लेने के बाद एक हफ्ते तक उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देगी। जो सूट फाइल हुआ उसमें हम लोग आज एफआईआर हुए हैं। कोर्ट है नहीं, इसलिए मंडे को उसकी डेट फिक्स की गई है। मंडे को पेश होगा। इधर कर्नाटक के मंगलुरु के मलाली मस्जिद में कथित तौर पर 21 अप्रैल को मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाया गया था। पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए गुरुवार सुबह 8 बजे तक पूजा स्थल से 500 मीटर के दायरे तक धारा 144 लगा दी है। महंगाई से आम लोगों को बड़ी राहत देने के क्रम में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए चीनी के निर्यात को 100 लाख टन तक सीमित करने का निर्णय लिया है। यह पाबंदी इस साल 1 जून से अगले आदेश तक लागू रहेगी और इससे पहले आम लोगों के लिए सरकार ने एक और राहत भरा कदम उठाया था, जिसमें कि प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी है। महंगाई से आम लोगों को बड़ी राहत देने के क्रम में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीनी के निर्यात को 100 लाख टन तक सीमित करने का निर्णय लिया है। ये पाबंदी इस साल 1 जून से अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि चीनी मिलों और निर्यातकों को 1 जून के बाद निर्यात के लिए एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर के रूप में मंजूरी लेनी होगी। दरअसल देश में जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे थे, उससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार इसके निर्यात पर पाबंदी लगा सकती है। सरकार ने चीनी के निर्यात में 6 साल में पहली बार प्रतिबंध लगाया है। दरअसल घरेलू मांग के मद्देनजर सरकार 2 से 3 महीने का अतिरिक्त चीनी का स्टॉक अपने पास रखना चाहती है। निर्यात है चीनी का, वो ऑल टाइम हाई होने वाला है और उसके बाद जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के उसके ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए। अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, उसमें क्रशिंग शुरुआत होती है। वो मार्केट में आते आते दिसंबर एंड शुगर को हो जाता है। तो उस 2.5 महीने के लिए आपके पास हर साल किसी भी देश में जिसकी भी स्ट्रेटजी होती है उसके पास उस लीन सीजन के लिए स्टॉक होना चाहिए। इससे पहले सरकार ने आम लोगों के लिए एक और राहत भरा कदम उठाते हुए प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर की 0 दर पर आयात की ये अनुमति 2 वर्ष तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि शुल्क मुक्त आयात वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लागू होगा। इस रियायत से तेल की घरेलू कीमतें कम करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। हमारा ऑलमोस्ट 56% डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट के ऊपर है और उसमें इंपोर्ट में 3
मुख्य तेल हैं, एक पाम ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। पाम ऑयल की सप्लाईज जो है वो बहुत इरेटिक रही हैं पिछले दिनों। देयर ड्यूटी वाज ऑलरेडी रिड्यूस्ड ऑन द क्रूड पाम एंड दिस हैज बीन डन zero duty, zero agri cess, both on soybean and sunflower, up to 20 lakh metric ton per year. उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। सरकार ने गेहूं के बाद देश में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उसकी बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि दुनिया में ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है। इससे पहले भी सरकार ने महंगाई पर लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। भारतीय निर्वाचन आयोग आरपी अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C का अनुपालन न करने के लिए 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ श्रेणीबद्ध कार्रवाई करेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी गई है। आयोग का कहना है कि उक्त अधिनियम में शर्तों और विनियमों का अनुपालन वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ मतदाताओं को निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भी आवश्यक है। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवश्यक अनुपालन के अभाव में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के ईसीटी के जनादेश को सुनिश्चित करने में वंचित है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि आयोग के पास 3 विशिष्ट पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनौचित्य, कर चोरी के लिए जानबूझकर प्रयास और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों के भी सबूत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कामकाज को लेकर उठे सवाल पर अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ विवादित टिप्पणी की तो सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। गहमागहमी को बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच में आना पड़ा। योगी ने सभी सदस्यों से मर्यादा में रहने की अपील की और कहा कि संयम बरतकर सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने नेता विपक्ष से कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किसी को भी शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सदन में असभ्य शब्दों का इस्तेमाल गलत है। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी को रिमांड में लेने की मंजूरी नहीं दी है। 20 मई को पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में पेश हुई थी, जिस समय कोर्ट ने पूजा सिंघल की 5 दिन की रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने उनके रांची स्थित आवास के अलावा अस्पताल समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ करते रहे, लेकिन अब वो 8 जून तक जेल में रहेंगी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में आज एक मुठभेड़ में जैश के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आज मॉर्निंग से हम लोग पूरे कश्मीर में बहुत जगह मल्टीपल नाका लगा रखे थे। तो क्रीरी एरिया में, जो कि गुलमर्ग के बहुत आसपास है, वहां पर पुलिस आर्मी के साथ एक चांस इनकाउंटर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था, इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। हम लोग को दुख है। 1 साल अभी तक में 22
पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। लास्ट पूरे एक साल में 21 मारा गया था। जब तक यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट रहेंगे तब तक हमारे लड़के भी एक्टिव होते रहते हैं, इसलिए हम लोग का प्रायोरिटी है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को टॉप रेट पर न्यूट्रलाइज करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति के 40वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 परियोजनाओं और एक कार्यक्रम सहित कुल 9 मामलों की समीक्षा की गई। 8 परियोजनाओं में से रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ साथ बिजली मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक परियोजना भी शामिल थी। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपए थी। ये परियोजनाएं 14 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और झारखंड से संबंधित थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियां जैसे सड़क और रेलवे अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा तैयार करें। अमृत सरोवर के निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल सिविल कार्यों में किया जा सकता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन कार्यक्रम की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य भी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तर्ज पर राज्य स्तरीय गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तरीय इकाइयों का गठन भी कर सकती हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी का खूनी खेल सामने आया है। उसने एक स्कूल में घुसकर 19 छात्रों सहित 21 लोगों की हत्या कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घटना पर शोक जताया और 4 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। बाइडेन ने बंदूक लॉबी पर चिंता जताई और कहा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। टेक्सास के युवाल्डे शहर का रॉब मिलिट्री स्कूल, हंसते खेलते बच्चे रोज की तरह ही मंगलवार को भी इस प्राइमरी स्कूल में पहुंचे थे, लेकिन उनमें कई ऐसे बदनसीब बच्चे भी थे जिन्हें ये पता भी नहीं रहा होगा कि उनकी ये आखिरी सुबह है। एक सन की सेमी ऑटोमेटिक राइफल लेकर स्कूल में घुसा और कई घरों को उजाड़ दिया। संदिग्ध ने स्कूल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शिक्षा का मंदिर लहूलुहान हो गया, कत्लेआम का मैदान बन गया। हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 17 बच्चे और 2 शिक्षक शामिल हैं। टेक्सास के उबाल्टे में आज लगभग 11:32 पर रॉब एलिमेंट्री स्कूल में घटना हुई है। इस स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रॉब मिलिट्री स्कूल की घटना काफी दुखद है। उन्होंने गोलीबारी में मारे गए बच्चों व शिक्षकों के सम्मान में देश में 4 दिन का शोक घोषित किया है। एक राष्ट्र के रूप में हमें सोचना होगा कि भगवान के नाम पर कब तक हम गन लॉबी के सामने लाचार खड़े रहेंगे या वह करेंगे जो करने की जरूरत है। गोलीबारी से अमेरिका। आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।